Hello बच्चों, my name is Pradeep Kumar. I have passed out from IIT BHU in 2023. After that, I start my teaching career in Sri Chaitanya Educational Institution. Right now, I am working in a Sri Chaitanya Educational Institution. तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, जिसका नाम है जीओसी। तो बच्चों, आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह फर्स्ट लेक्चर है जीओसी। तो जो हमारा जीओसी होता है उसको मेनली दो पार्ट में पढ़ेंगे। वन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अपना जो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, एंड जो हमारा सेकंड पार्ट इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं आज अपना जीओसी पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट? देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो वर्डों से बना है, वन इज इलेक्ट्रॉनिक, अदर इज डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करना। तो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्ड में, चाहे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो, मतलब कि उसमें सिग्मा बॉन्ड है या फिर पाई बॉन्ड है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे कैसे मूवमेंट करेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम पढ़ेंगे, वन इज द पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो पाई बॉन्ड एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कैसे डिस्प्लेसमेंट करेंगे, कैसे मूव करेंगे। एंड सेकेंड इज सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड थर्ड इज बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट। बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि देखो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में या तो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं या फिर पाई बॉन्ड बन रहे हैं। बच्चों, जो हमने पहले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में हम ये सीख चुके हैं कि कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट एक बार हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कैसे सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े थे उसमें सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या बताए थे कि जब हमारे पास दो ऑर्बिटल हेड बाय हेड ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब कि एक पी ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल हेड बाय हेड ओवरलैपिंग करेगा, देन दे विल फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। एंड यस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ऐसे हमने अलग अलग केस देखा था। और पाई बॉन्ड के लिए क्या था कि जब हमारे पास कोई भी पी ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो उसमें क्या बनेगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब किसी भी दो एटम के बीच में या तो सिग्मा बॉन्ड होंगे या फिर पाई, मतलब कि किसी भी दो एटम के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स कि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर एक पाई बॉन्ड है तो एक सिग्मा एंड वन पाई। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स दे हैव ओनली अ सिग्मा बॉन्ड। इफ डबल बॉन्ड दैट मीन्स कि वन सिग्मा एंड वन पाई। इफ दे हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि एक एटम से दूसरे एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है दैट मीन्स कि वन सिग्मा टू पाई। ऐसे हमारा अगर किसी भी एटम के बीच में फोर बॉन्ड बनता है तो उसमें सिग्मा भी होते हैं, पाई भी होते हैं, डेल्टा भी होता है। इसको अपने हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। अब हम इस जीओसी चैप्टर में जो हमने अपने केमिकल बॉन्डिंग में किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन देखे थे, वो बॉन्ड एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे कैसे मूव करेंगे ये हम अपने पढ़ेंगे जीओसी वाले चैप्टर में, जिसमें
तीन वे हो सकता है कि एक बॉन्ड एक मतलब जो किसी भी दो एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो एक एटम से दूसरे एटम पे कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसका फर्स्ट वे है पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड सिग्मा बॉन्ड एंड थर्ड बोथ सिग्मा एंड पाई। तो इन अ पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ेंगे रिजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। मतलब कि पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट में पढ़ेंगे रिजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। बेटा रिजोनेंस के बारे में तुम सब पहले सुन चुके होगे कि रिजोनेंस क्या है, कैसे हमारा रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, इसके बारे में ऑलरेडी तुम लोग थोड़ा बहुत सुन चुके होगे कि रिजोनेंस में स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। बट अभी हम आज के क्लास में तुमको पूरा बेसिक से बताएंगे कि कैसे रिजोनेंस में स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। रिजोनेंस वर्ड सुन के डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसमें बेसिक से बताएंगे कि हमारा रिजोनेंस से कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और नेक्स्ट हमारा जो है सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट में हम सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट में पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड पाई बॉन्ड सिग्मा एंड पाई बोथ में पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा जो ये चारों इफेक्ट हैं मेनली जीओसी में यही चार इफेक्ट पढ़ेंगे, रिजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। दोनों अलग अलग है रिजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट, बट दोनों में क्या होता है पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट। एंड सेकंड इज द सिग्मा बॉन्ड में पढ़ेंगे इंडक्टिव एंड बोथ सिग्मा एंड पाई में पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो अपने जीओसी चैप्टर में मेनली चार इफेक्ट पढ़ते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। बेटा तुम सब अपने बड़े भाई बहन या कोई दीदी होगी उनसे देखे होगे कभी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते टाइम तो डर लगता होगा कैसे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कैसे इतने सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। आज के क्लास में हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और एप्लीकेशन मतलब कि जो ये सारे इफेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे चारों इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। तो इसके एप्लीकेशन के बारे में हम इसमें इसका क्या इफेक्ट आएगा, सबसे पहले इसका इफेक्ट देखते हैं एरोमेटिसिटी। बेटा इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी। अब ये तो टर्म भारी भरकम लग रहा है एरोमेटिसिटी, बट इसी आगे चैप्टर में जीओसी में हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बारे में हकल्स रूल है, उस बेसिस पे हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो जब ही एरोमेटिसिटी स्टार्ट करेंगे तब इसके बारे में अच्छे समझ में आएगा, अभी नाम सुन के डरने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन एसिड बेस केमिस्ट्री। बताइए स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जब रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर था उसमें हमने जब बॉन्ड फिजन देखा था, मतलब कि रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या पढ़ते हैं, देखो मान लो हमारे पास कोई एक सबस्ट्रेट है एक रिएजेंट है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट रिएक्ट करके सबस्ट्रेट दैट मींस की रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट इज नोन एज रिएक्टेंट, इट विल रिएक्ट विथ रिएजेंट। तो कभी भी कोई सबस्ट्रेट रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट बनाएगा इंटरमीडिएट, आफ्टर इंटरमीडिएट दे विल फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब कि एक सबस्ट्रेट जब रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद क्या बनाएगा प्रोडक्ट। बट ये जरूरी नहीं कि सारे सबस्ट्रेट रिएजेंट से रिएक्ट करके इंटरमीडिएट ही बनाए, कुछ बनाते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन से इंटरमीडिएट है या फिर कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। मेनली जो इंटरमीडिएट आएंगे, जब हमने पढ़ा था कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे तो दो तरीके से कर सकते थे, एक होमोलिटिक क्लीवेज, दूसरा हेट्रोलिटिक क्लीवेज।
जो हमारा होमोलिटिक क्लीवेज था उससे क्या फॉर्मेशन होता था, फ्री रेडिकल का। जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज था उससे या तो कार्बोकैटायन बनता था या फिर कार्बेनायन बनता था। एक बार यहाँ पे देख लो क्या होता है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। मान लो कोई दो एटम है ए एंड बी, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब हमारा एटम ए एटम बी आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इससे क्या बना, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इस एक एक इलेक्ट्रॉन बी के एक इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, या तो ए के पास रहेंगे या बी के पास रहेंगे या दोनों के बीच में हो सकते हैं। ये डिसाइड होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे कि कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है एटम उसके पास, मतलब एटम का इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा रहेगा। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उसको दो तरीका है, या तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मतलब कि ए पे एक इलेक्ट्रॉन बी पे एक इलेक्ट्रॉन। और दूसरा तरीका है इसका इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज, मतलब कि एक एटम को पूरा इलेक्ट्रॉन दे दो। हमने मान लिया कि हमने बी को पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन वाला होता है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, और जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज है इसको बोलेंगे कार्बेनायन। बस ये थोड़ा बेसिक है, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन क्या है इसके बारे में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज अपने हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमको 4 घटक पढ़ने, रिजोनेंस, मेसोमेरिक, इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज हम अपना फर्स्ट इफेक्ट स्टार्ट करते हैं, रिजोनेंस। तो जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट है रिजोनेंस, बेटा रिजोनेंस में क्या हो रहा था, मूवमेंट ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन। मतलब किसी भी दो एटम के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे। अब कभी भी कोई इफेक्ट जो है मेसोमेरिक, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, इसको स्टार्ट करने से पहले हर एक बच्चे के दिमाग में 3 क्वेश्चन आने चाहिए कि व्हाई रीड रिजोनेंस, हाउ रीड रिजोनेंस एंड वेयर रीड रिजोनेंस। मतलब कि हम रिजोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं, रिजोनेंस कैसे होगा एंड रिजोनेंस कहाँ पे होगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई रीड रिजोनेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिजोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई रीड रिजोनेंस। दूसरा हाउ रीड रिजोनेंस। अगर हमारा व्हाई का आंसर पता चल जाए तो हमको ये दूसरा आंसर है कि हाउ रीड रिजोनेंस, रिजोनेंस को कैसे पढ़ेंगे। थर्ड हमारा है वेयर रीड रिजोनेंस। वेयर रीड रिजोनेंस। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई रीड रिजोनेंस, तो व्हाई रीड रिजोनेंस में क्यों रिजोनेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो आयंस है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें इंटरमीडिएट बनेंगे, जो इंटरमीडिएट बनेंगे कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है, कौन सा इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा रिएक्शन का रेट क्या होगा, कौन सा मतलब प्रोडक्ट इजीली बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास
दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल से ये, दूसरा मॉलिक्यूल से। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में चेक करेंगे कि जिसमें रिजोनेंस हो रहा है उसमें पाई बॉन्ड हमारा मूव कर सकता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अभी हमारा जो ये फर्स्ट है इसमें रिजोनेंस होगा, सेकंड में रिजोनेंस नहीं हो रहा है। अभी इसको आगे पढ़ेंगे कि कैसे पता चलेगा कहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है कहाँ पे नहीं। तो इन दोनों के केस में हमारा फर्स्ट कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द सेकेंड। सेम ऐसे अगर मान लो कोई आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। तो देखेंगे कि जिसमें रिजोनेंस हो रहा है वो हमारा ज्यादा स्टेबल है, जिसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा वो हमारा कम स्टेबल है। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में रिजोनेंस हो रहा है इसलिए हमारा फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकेंड से। अभी आगे हम बताएंगे कि कैसे रिजोनेंस हो रहा है, कैसे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम टू रिजोनेंस पढ़ रहे हैं, to explain the chemical property, to explain the chemical properties of molecules। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कोई हमारा मॉलिक्यूल है, इस पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं। बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसको पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल उस सेंटर पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब कि जहाँ जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। पहचानने के लिए उसको अपने पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि कैसे पहचानेंगे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कैसे पहचानेंगे न्यूक्लियोफाइल। बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है अगर किसी भी एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, या फिर उसके पास हमारा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताए थे कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो अगर उसका पाई ऑर्बिटल फिल है तो उसका पाई स्टार एम्प्टी रहता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पाई स्टार में एक्सेप्ट कर सकता है। सेम ऐसे न्यूक्लियोफाइल अगर किसी भी एटम के ऊपर लोन पेयर है या निगेटिव चार्ज है तो हमारा कैसा एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें देखो इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। अगर इसको हमने मान लिया फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लिया सेकेंड पाथ। अगर हमारा फर्स्ट पाथ पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है, सेकेंड वाले पे करेगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग ऑफ रिजोनेंस। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि व्हाई वी रीड रिजोनेंस। सेकेंड है हाउ रीड रिजोनेंस, मतलब कि रिजोनेंस कैसे पढ़ेंगे। तो जो हमारा हाउ रीड रिजोनेंस है इसमें इसके लिए 3 पॉइंट बताएंगे कि रिजोनेंस कैसे पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जहाँ पे रिजोनेंस पढ़ रहे हैं उसमें उस मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, मस्ट हैव पी ऑर्बिटल, मस्ट हैव पी ऑर्बिटल्स, मतलब कि उस मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए पी ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट जो पी ऑर्बिटल है इसके एडजेसेंट पे भी क्या होना चाहिए पी ऑर्बिटल, एडजेसेंट also है पी ऑर्बिटल। इसके बाद थर्ड बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे तो देख लेते हैं कि दोनों में पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है मतलब रिजोनेंस होगा, बट जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो दोनों पी ऑर्बिटल आए वो दोनों पी ऑर्बिटल क्या होने चाहिए सेम प्लेन में। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लेन में रहे कोई दूसरा प्लेन में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो सकता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए कि जो भी हमारे पास दोनों पी ऑर्बिटल है दोनों पी ऑर्बिटल क्या होने चाहिए सेम प्लेन। बोथ पी ऑर्बिटल present in
सेम प्लेन। बेटा इसके बारे में आगे भी पढ़ाएंगे कि कैसे हमारा जब डांसिंग रिजोनेंस आता है तो उसमें कैसे उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली एरोमेटिसिटी के बराबर उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है। जैसे इसमें कोई भी हमारा 3 मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड है, इसके बाहर एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसे उसमें रिजोनेंस वगैरह शो हो रहा था। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोनों पी ऑर्बिटल किसमें होने चाहिए, सेम प्लेन में। और जो हमारा इस पे अगला पॉइंट है कि वेयर रीड रिजोनेंस, तो बेटा जो मेनली रिजोनेंस होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम। कहीं भी अगर कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है तो मेनली उसमें क्या होगा, रिजोनेंस। तो वेयर रीड रिजोनेंस में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम। ये कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है, क्या मतलब है कॉन्जुगेट सिस्टम का? कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब है कि अल्टरनेटिव पे या तो डबल बॉन्ड रहे, मतलब कि टोटल जो कॉन्जुगेट सिस्टम बनेंगे रिजोनेंस के लिए 5 कॉन्जुगेट सिस्टम बनेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेट सिस्टम है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि किसी भी मालिक्यूल में देखेंगे, मालिक्यूल में अगर उसमें पाई बॉन्ड है उसके बगल में सिग्मा है, फिर उसके पॉजिटिव है या फिर बैक एंड ऑर्बिटल। इन दोनों को एक ही कैटेगरी में पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, पॉजिटिव सिग्मा पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या फिर बैक एंड ऑर्बिटल। और दूसरा जो इसमें सिस्टम बनेगा पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तीसरा जो सिस्टम बनेगा पाई सिग्मा डी रेडिकल। अभी हमने इसके पहले था ना फ्री रेडिकल को, मतलब दोनों एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको फ्री रेडिकल बोलेंगे। इस पॉजिटिव को कार्बोकेटायन, इस नेगेटिव को कार्ब एनायन। और जो इसमें चौथा सिस्टम है पाई सिग्मा बाई। इसके बाद जो पांचवा सिस्टम है पाई सिग्मा लोन पेयर। बेटा ये जो पांचवा सिस्टम है जिसमें से 4 सिस्टम है ये मोस्ट कॉमन है, बट ये जो 5th वाला सिस्टम है वो तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम के बेसिस पे, जेई के बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का MS चौहान का बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें इस सारे सिस्टम के क्वेश्चन बहुत सारे पाओगे, पाई सिग्मा एंड लोन पेयर। तो जो ये पांचों सिस्टम है इसमें एक एक करके हम सीखेंगे कि हमारा सबसे पहला से स्टार्ट करेंगे पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज। जो रिजोनेंस होने के लिए यही 5 ही पॉइंट हो सकते हैं, 5 ही कॉन्जुगेट सिस्टम बन सकते हैं कि जिसमें रिजोनेंस होगा। तो आज के क्लास में अपना फर्स्ट सिस्टम तक पढ़ेंगे पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज। इस पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज में कैसे रिजोनेंस होगा, बाकी के जो 4 बचेंगे उसको आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्जुगेट सिस्टम है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेट सिस्टम है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज में कैसे रिजोनेंस हो रहा है। मान लो कोई एक इसको एग्जांपल समझ रहे हैं, जैसे कार्बन लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ऐसे कोई एक कंपाउंड लिखा है। इसमें पहले चेक करेंगे कि कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है कि नहीं। कोई भी रिजोनेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सबसे पहले चेक करेंगे कि उसमें कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है कि नहीं। तो इसमें चेक करो, देखो डबल बॉन्ड का मतलब पाई प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव। कहीं भी अगर पाई सिग्मा पॉजिटिव मतलब कि उसमें क्या हो रहा है, रिजोनेंस। अब रिजोनेंस में क्या होगा कि जो ये पाई बॉन्ड है अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करेंगे, मतलब कि ये वाला उठ के यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा तो बन जाएगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अभी हमने बॉन्ड फिजन में पढ़ा था कि जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला पॉजिटिव यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी सिस्टम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर निगेटिव आता है। दूसरा एग्जांपल समझो, इसमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसमें हमको चेक करना है कि क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है।
तो इसमें देखो पूरा सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल दिखेगा, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड दिख रहा है, सबसे पहले उसमें चेक करेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है कि नहीं। देखो इधर पहले सिंगल सिंगल मतलब सिग्मा बांड नहीं, हमने ऐसा कोई बताया इसमें यहाँ सिग्मा सिग्मा हो सिर्फ नहीं, मतलब कि यहाँ पे नहीं बन रहा। यहाँ चेक करो सिग्मा पाई सिग्मा, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें सिग्मा बांड पाई एंड सिग्मा हो। नेक्स्ट चेक करो पाई बांड सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब कि इस पे क्या बन रहा है हमारा कॉन्जुगेट सिस्टम। अगर कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है तो इसमें रिजोनेंस देखेंगे, ये हमारा उठ के यहाँ पे आएगा, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अभी हमने बताया कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो उसमें आएगा ये वाला पॉजिटिव उठ के यहाँ पे आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने 1 and 2, इसके भी कितने बने 2। अभी हम अपने आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे कि जो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें कौन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, इसके बेसिस पे अपना रिजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। बाकी जो हमारा इसके भर भर के एग्जाम्पल करवाएंगे, एक बार पांचों हमारा क्लियर हो जाए, इसके एक दो एग्जाम्पल हो जाए, फिर उसके भर भर के क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छे बुक के रेफरेंस से अच्छे रेफरेंस बुक लेके आएंगे, उसके क्वेश्चन करवाएंगे। तो बाकी जो हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है उसको अपने आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों जितना पढ़ाए हैं अगली क्लास में आने से पहले उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करा लेना, मतलब रिवाइज कर लेना, ठीक है।